Hello students, today we will start equation of a tangent line at a point on a space curve। यहाँ पर स्टूडेंट एक्चुअली में टेंजेंट लाइन क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ कि टेंजेंट लाइन क्या है और कैसे इसको निकालते हैं। स्टूडेंट एक्चुअली टेंजेंट लाइन, टेंजेंट जो है वो एक लाइन है और उस लाइन की इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है। मान लिया आपके पास कोई भी एक, आप ये कह सकते हो कि एक लाइन है ये, और इस पॉइंट के ऊपर मान लिया ये एक आपका पॉइंट है और इस पॉइंट से ये आपका एक ओरिजिन है। तो यहाँ जो ये ओरिजिन है, इस ओरिजिन से जब ए के ऊपर कोई भी हम लाइन ड्रा करते हैं तो यहाँ पर ये एक ओ ए जो बनता है, ये ओ ए, ये है एक पोजीशन वेक्टर और हम इसको मान लेते हैं ये ए पोजीशन वेक्टर हम इसको मान लेते हैं। यहाँ ओ ए इजिकल टू ए और ये एक आपका क्या है, पोजीशन वेक्टर। ये पोजीशन वेक्टर है स्टूडेंट किसका है, पॉइंट ए। तो मैं शुरू में थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता के फिर उसके बाद हम ये स्टार्ट करते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पर मान लिया कि भाई इसके ऊपर एक पॉइंट और हम ले लेते हैं इसमें। अब आपको लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है 3D में, और 3D में जो लाइन की इक्वेशन स्टूडेंट आपने फाइंड आउट करनी है उसके लिए हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं इस पर एक पॉइंट P मान लेते हैं। ये पॉइंट P आपने ले लिया और ये जो P पॉइंट है स्टूडेंट ये एक जनरल पॉइंट है। आप ये कंसिडर कर लें, यहाँ पर P क्या है, एक जनरल पॉइंट है, जनरल पॉइंट है ये आपका। और इसको भी हम O से मिला देते हैं। जब आप इसको O से मिलाएंगे स्टूडेंट तो ये पॉइंट P होगा, जब आप इसको O से मिलाएंगे तो ये OP भी क्या हो जाएगा, आपका एक पोजीशन वेक्टर हो जाएगा और इसको हम डिनोट कर लेते हैं R से। इसका मतलब R क्या हो गया, R भी एक पोजीशन वेक्टर हो गया यहाँ पर, और ये है आपका पोजीशन वेक्टर OP। ये कौन से पॉइंट का है, पॉइंट P का है। ठीक है स्टूडेंट, अब इसमें हमने एक चीज का ध्यान देना है, यहाँ पर इसको मैंने जो ये R है ना, इसको R को वेक्टर मान लिया और एक हमने एक और लाइन ले ली। यहाँ पर हमने वो लाइन ले ली कि भाई इसके पैरेलल, इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ले ली, ये लाइन ले ली और इसको मान लेते हैं ये आपका एक B वेक्टर है। ठीक है, और उसमें ये किसके पैरेलल, इसके पैरेलल आपने लेना है इस B वेक्टर को। तो अब इसके बाद स्टूडेंट अब यहाँ पर आप एक चीज देखो, जब B जो एक वेक्टर है, ये जो B है एक वेक्टर है, B एक वेक्टर है पैरेलल टू AP, तो पैरेलल टू AP, तो इसमें स्टूडेंट अब आप देखो इस OP को यहाँ से इसको आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए इस एक तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ OP। तो अगर ये OP हो जाता है यहाँ से यहाँ तक, इस P पॉइंट पर पहुंचने का, O से P पॉइंट पर पहुंचने के दो रास्ते हैं। एक तो आप यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर जा सकते हैं, एक जा सकते हैं OA प्लस में AP। तो OP इक्वल टू आप लिख सकते हैं OA प्लस में AP। तो यहाँ पर ये भी आपके वेक्टर हैं। अब एक चीज देखो स्टूडेंट, यहाँ पर जो OA है, OA का पोजीशन वेक्टर क्या है, वो है A और प्लस में AP का पोजीशन वेक्टर हमें पता ही नहीं है। तो अब AP का पोजीशन वेक्टर कैसे निकालेंगे। अब स्टूडेंट आपको ये पता है कि भाई कोई भी मान ली लाइन होती है, मान लीजिए ये लाइन है और इसके पैरेलल है, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो आप ये कह सकते हैं कि भाई अगर इस लाइन को, आपको पता है कि भाई आप कोई भी अगर इस तरह आप कुछ निकालना चाहते हैं, अगर हमें AP लाइन ये दी हुई है और उसके पैरेलल हम कोई भी लाइन लें तो उसमें मान लिया अब ये देखो एक लाइन तो ये ले ली और एक लाइन ये ले ली, मान लिया ये लाइन M है और ये लाइन N है। अगर हमें M लाइन AP, अब हमें यहाँ पर AP नहीं मालूम है, इसी प्रकार अगर दो लाइन पैरेलल होती हैं तो ये पैरेलल होती है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, M इक्वल टू लेमडा N। तो इसी प्रकार यहाँ पर अब AP हमें मालूम नहीं है लेकिन ये लाइन इसके पैरेलल है, इसका पोजीशन वेक्टर हमें पता है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं लेमडा B। समझ में आ गया ये आपको। तो इस AP की जगह हमने क्या लिख दिया, लेमडा B लिख दिया स्टूडेंट। तो यहाँ पर एक, अब मैं दोबारा फिर बताता हूँ स्टूडेंट, यहाँ पर हम अब AP की लाइन की इक्वेशन आ गई वेक्टर की फॉर्म में। अब ये जो AP है ना, इसकी इस लाइन की इक्वेशन आ गई आपके पास यहाँ पर वेक्टर की फॉर्म में। ठीक है, और अब यहाँ पर जो आपने ये चीज का ध्यान देना स्टूडेंट, जो R है यहाँ पर, जो ये P है, P यहाँ पर है एक जनरल पॉइंट, ये आपने P यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है, P एक जनरल पॉइंट है और ये OP जो है इस जनरल पॉइंट का क्या है,
पोजीशन वेक्टर है, मतलब r एक जनरल पॉइंट P है और ये उसका पोजीशन वेक्टर है। इसे हम वेरिएबल कहते हैं और वेक्टर की फॉर्म में लिख भी सकते हैं। इसे जो है ना, ये इसको हम वेरिएबल भी कहते हैं और इसको वेक्टर की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। अब ये वेरिएबल की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये यहाँ पर अब आपने देखा है, ये जो r है ना, ये आप ये कह सकते हैं कि ये जो r है आप यहाँ पर कह सकते हैं r इक्वल टू a और प्लस में लैम्डा b। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये जो चीज़ है ना x y, जिस तरह ये a है, b है और ये r है, ये सारे के सारे यहाँ पर क्या है, ये वेरिएबल है। चलो इस बात की कोई नहीं। अब कुछ ना कुछ हर एक इक्वेशन में, चाहे वो कोई भी इक्वेशन हो स्टूडेंट, जिस तरह y बराबर है mx प्लस में c एक इक्वेशन होती है, इस y बराबर है mx प्लस में c में ये x और y क्या है, ये वेरिएबल है, x y क्या है, वेरिएबल है। इसी प्रकार कोई भी इक्वेशन हो, उस इक्वेशन में कुछ ना कुछ वेरिएबल होता है। अब यहाँ पर r क्या है आपके पास, r एक वेरिएबल वेक्टर है। ठीक है, जब ये r एक वेरिएबल वेक्टर है और इसमें किसी जनरल पॉइंट, ये जो r है एक वेरिएबल वेक्टर है और ये किसी भी जनरल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन को x y z में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। जो ये जैसे ये इक्वेशन है ना, इसको हम x y z में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे अब आपने यहाँ पर तो ले लिया स्टूडेंट ओ ए इज इक्वल टू ए, ये इसका पोजीशन वेक्टर है और a के कोऑर्डिनेट आपने मान लिया ये a है और इस a के कोऑर्डिनेट आपने ले लिए, इसके कोऑर्डिनेट ए जो है ना, इस a का कोऑर्डिनेट आपने ले लिया, मान लिया x1 y1 और z1, ये ले लिए स्टूडेंट आपने x1 y1। तो इसका मतलब OA आप क्या लिख सकते हैं, OA बराबर a, यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे x1i प्लस में y1j और प्लस में z1k। तो ये अब आपका क्या बन गया स्टूडेंट, ये एक वेक्टर बन गया OA इक्वल टू a इक्वल टू xi प्लस में x1i प्लस में y1j प्लस में z1k। इसी प्रकार हम OP का भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, OP मान लिया इस OP के जो कोऑर्डिनेट है वो कोऑर्डिनेट है x y एंड z और इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 एंड z1। तो यहाँ पर OP का क्या हो गया, ये हो गया r और इसको आप लिख सकते हैं xi प्लस में yj प्लस में zk। तो ये तो स्टूडेंट हमने इस तरह आप इसको कोई भी वेक्टर, अब हम मान लेते हैं ये एक बी वेक्टर है और बी वेक्टर को आप बी भी नाम दे सकते हैं, कुछ और चाहे तो और भी नाम दे सकते हैं। मान लिया एक बी वेक्टर है और बी वेक्टर को हम लिख देंगे यहाँ पर ए आई प्लस में बी जे और प्लस में सी के। ठीक है स्टूडेंट, तो मान लिया आपने यहाँ पर ये एक वेक्टर बी ले लिया और इसमें इसकी ये ले लिया। अब इसमें ये देखो, अब आपको यहाँ पर क्या था, r क्या है यहाँ पर, ये है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं xi प्लस में yj प्लस में zk और इज इक्वल टू a क्या है आपके पास x1i प्लस में y1j प्लस में z1k प्लस लेमडा ai प्लस में bj और प्लस में ck। तो ये सब अब इसमें से हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इसमें हम आई जे के कोएफिशिएंट को कंपेयर कर देंगे। आई जे के, जब यहाँ से x का किसके बराबर है तो हो जाएगा x1 प्लस में लेमडा a और यहाँ से y किसके बराबर हो जाएगा y1 प्लस में लेमडा b और z किसके बराबर हो जाएगा z1 प्लस में लेमडा c। तो स्टूडेंट अब ये देखो, इसको आप क्या लिख सकते हैं x माइनस में x1 डिवाइड बाई a इज इक्वल टू लेमडा, इसको क्या लिख सकते हैं y माइनस में y1 डिवाइड b इज इक्वल टू लेमडा और इसको हम क्या लिख सकते हैं z माइनस में z1 डिवाइड बाई c इज इक्वल टू लेमडा। अब ये सारी के सारी जो क्वांटिटी है ना स्टूडेंट, यहाँ पर लेमडा के बराबर आ गई। अब ये लेमडा के बराबर आ गई तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम इसमें लिख सकते हैं x माइनस में x1 डिवाइड बाई a इज इक्वल टू y माइनस में y1 डिवाइड बाई b इज इक्वल टू z माइनस में z1 डिवाइड बाई c। तो ये जो आपकी फॉर्म आ गई स्टूडेंट, ये कार्टेशियंस की फॉर्म में आपको इसके हमें एक इक्वेशन मिल गई एक्स वाई जेड में और कार्टेशियंस की फॉर्म में। ठीक है स्टूडेंट, ये आपकी कार्टेशियंस फॉर्म होगी। ठीक है, अब हम यहां पर मान लिया एक्स वाई, अब यहां पर देखो एक चीज आपने देखनी है कि भाई पोजीशन वेक्टर, यहां पर जो चीज आपने एक चीज का ध्यान देना स्टूडेंट, ये देखो जो पोजीशन वेक्टर जिसका एक तो r तो क्या है, एक पोजीशन वेक्टर है किसका, एक जनरल पॉइंट का।
ठीक है, जनरल पॉइंट का। और यहाँ पर ए, सबसे पहले ए लिखना है। ए क्या है? एक गिवन पॉइंट है। क्वेश्चन में भी आपको यही होगा, ये आपके पास गिवन पॉइंट होगा, ये कोई पैरेलल होगा, इस तरह आपने लिख के, और ये क्या है आपका एक जनरल पॉइंट होगा। तो इस तरह लिख के आपने उसके इक्वेशंस को फॉर्म करना है आगे, जब भी हम आगे क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पर ये, अब एक चीज देखो, यहाँ पर ये जो एक्स वाई है, x1 y1 z1, ये x1 y1 z1 किसके हैं? ए के कोऑर्डिनेट। ये कहाँ आएंगे? इसके सामने। ये x y z किसके हैं? x y z है गिवन पॉइंट के p के। तो ये चीज आपने ध्यान देनी है। यहाँ पर इसको लिखने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर सबसे पहले क्या है? x माइनस में x1 किसके कोऑर्डिनेट है? x1 है किसके कोऑर्डिनेट? a के। और a क्या है? a आपके पास एक गिवन पॉइंट है a, और ये a b c क्या है? a b c है स्टूडेंट आपके कोऑर्डिनेट किसके? पैरेलल, जो इसके पैरेलल वेक्टर दे रखा है उसके, तो वो नीचे आएंगे। एक्चुअली स्टूडेंट ये जो a b c है ना, यहाँ पर जो ये नीचे a b c आए हैं ना, इसके जो ये है, ये पैरेलल वेक्टर जो होता है, बस ध्यान ये रखना स्टूडेंट, जो पैरेलल वेक्टर होता है उसके जो कोऑर्डिनेट है वो मतलब वो जो पॉइंट है वो नीचे आते हैं। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा स्टूडेंट, यहाँ पर जो आपके जिस तरह आपने यहाँ पर किया था, एक चीज यहाँ पर नोट करने वाली बात ये है कि भाई ये जो B है जो पैरेलल है, ये पैरेलल, ये जो B वेक्टर है ना, ये B वेक्टर आपका ये रहा, ये जो B वेक्टर है ना आपका, ये स्टूडेंट ओरिजिन से नहीं जाता। ये बात नोट करने वाली है। ये पॉइंट ओरिजिन से नहीं जाता। अगर ये पॉइंट ओरिजिन से नहीं जाता तो ये पोजीशन वेक्टर नहीं हो सकता। ये चीज का आपने ध्यान रखना है, ये पोजीशन वेक्टर नहीं है क्योंकि ये ओरिजिन से नहीं जाता। और ये A, B एंड C, A B जो C है ना स्टूडेंट, ये हम ये कहेंगे कि ये जो इसके पॉइंट हैं, ये जो A, B और C हैं, ये आप इसके कहेंगे कि ये इसके डायरेक्शन कोसाइन है। आप इसको इसके कोऑर्डिनेट नहीं कहेंगे। लेकिन जैसे इसमें A में दे रखा है ये x1 y1 और z1, और ये x y z, ये इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट हैं, ये इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट हैं। लेकिन ये डायरेक्शन कोसाइन भी है और कोऑर्डिनेट पॉइंट भी है। लेकिन यहाँ पर ये A B C इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट नहीं है, बल्कि ये इसके डायरेक्शन कोसाइन है। क्यों? क्योंकि जो ये B जो दे रखा है, ये B जो पोजीशन वेक्टर है, ये B जो है ये पोजीशन वेक्टर नहीं है। ये जो B जो वेक्टर दे रखा है, ये O से स्टार्टिंग इसकी नहीं होती। तो इसलिए आप ये कह सकते हैं A B C आपके जो हैं, ये यहाँ पर सिर्फ एंड सिर्फ डायरेक्शन रेशो है, ये इसके कोऑर्डिनेट नहीं है। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। अब यहाँ पर ये जो है ना स्टूडेंट, B जो ये एक वेक्टर तो है पर ये पोजीशन वेक्टर नहीं है, और IJ के जो कोफिशिएंट है ये यहाँ पर इसके क्या है? डायरेक्शन रेशो है। लेकिन अब इनके जो IJ के कोफिशिएंट हैं ये डायरेक्शन रेशो भी हैं और ये इसके कोऑर्डिनेट भी होंगे। तो इस चीज का आपने ध्यान देना है। ये जो OA के और OP के जो ये कोफिशिएंट IJ के कोफिशिएंट है, ये डायरेक्शन रेशो भी बताएंगे और कोऑर्डिनेट भी बताएंगे। चलो स्टूडेंट, मैं आपको थोड़ा सा ना इसके डायरेक्शन रेशो और डायरेक्शन कोसाइन के बारे में, डायरेक्शन रेशो के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। एक होता है डायरेक्शन कोसाइन। अब डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है? मान लिया कोई एक एक्स एक्सिस, मान लिया कोई भी वेक्टर एक्स एक्सिस से एंगल बनाता है अल्फा और वाई एक्सिस से एंगल बनाता है बीटा, और आप ये कह सकते हैं और जेड एक्सिस से एंगल बनाता है गामा। तो आप ये मानते हैं कि n इक्वल टू क्या हो जाएगा? कोस अल्फा, m इक्वल टू क्या हो जाएगा? कोस बीटा, और n इक्वल टू क्या हो जाएगा? कोस गामा। ये जो LMN है, ना, ये डायरेक्शन कोसाइन है। और इसको आप कह सकते हैं L का स्क्वायर प्लस में M का स्क्वायर प्लस में N का स्क्वायर, ये हमेशा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। और आप इसको ये भी लिख सकते हैं L/A इक्वल टू M/B इक्वल टू N/C। ये रिलेशन होता है डायरेक्शन कोसाइन के और डायरेक्शन रेशो के बीच में। नीचे जो होते हैं वो डायरेक्शन रेशो होते हैं, ऊपर जो होते हैं डायरेक्शन कोसाइन होते हैं। डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है? L इक्वल टू कोस अल्फा, M इक्वल टू कोस बीटा, N इक्वल टू कोस गामा, और L स्क्वायर प्लस में M स्क्वायर प्लस में N स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। अब स्टूडेंट मैं आपको इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट लाइन बताता हूँ थोड़ा सा इसके बारे में। वैसे तो इसमें जो मैंने अभी बताया है इसके अंदर थोड़ा बहुत आपका ये कवर भी हो चुका है इक्वेशन ऑफ लाइन का, लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ। मान लिया अब यहाँ से मैं नए सिरे से आपको बताता हूँ कि मैं जैसे आपकी बुक में दे रखा है, आप उसमें ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो मान लिया आपके पास
एक ये मान लिया, एक ये ले लिया आपने, और ये आप कह सकते हैं कि ये पॉइंट P ले लिया, ये आपका ओरिजिन पॉइंट है और इसका पोजीशन वेक्टर है R, और एक इसके ऊपर आपने जो ये ले लिया ना पॉइंट, इसको आपने एक टेंजेंट ड्रा कर दिया। ठीक है, टेंजेंट ड्रा करने के बाद इसी पे कोई पॉइंट Q ले लिया आपने, Q करंट जो ये ले लिया, और इसका जो पोजीशन वेक्टर है, इसका पोजीशन वेक्टर मान लिया आपने R ले लिया स्टूडेंट। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पता है इक्वेशन ऑफ जो टेंजेंट लाइन है ना, अब टेंजेंट लाइन इज ए लाइन, जो टेंजेंट लाइन है वो टेंजेंट लाइन क्या है, इज ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट P एंड पैरेलल टू द वेक्टर R डैश। आप मान लेते हैं कि भाई R डैश से ये आपका क्या है, पैरेलल है, कोई भी वेक्टर R डैश आपने दिया उससे पैरेलल है। अब यहाँ पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, ये वैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप समझ लो भाई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, R इक्वल टू R प्लस में लेमडा R डैश। ये R जो स्टूडेंट, ये तो आपका पोजीशन वेक्टर है, और ये R है, इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू S। ठीक है, ये और ये लेमडा क्या है, ये आपका स्केलर है। अब ये देखो यहाँ पर R डॉट किसके बराबर होता है स्टूडेंट, dr बाई dt होता है, और dr बाई dt को आप क्या लिख सकते हैं, dr बाई ds इंटू में ds बाई dt, और ये dr बाई ds किसके बराबर होता है, r डैश के, और ये किसके बराबर होता है, s डॉट के। तो यहाँ पर r डैश किसके बराबर हो जाएगा, r डॉट डिवाइड बाई ds बाई dt। एक्चुअली ds बाई dt को भी आप s डॉट लिख सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पर जो r डैश की जो इक्वेशन है ना, वो r डैश की जो इक्वेशन है, आप अगर इसमें रख देंगे, इसके अंदर रख देंगे, तो r इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, r प्लस में आपका लेमडा R डॉट और डिवाइड बाई ds बाई dt, और ds बाई dt को स्टूडेंट आप कोई भी इसको एक ये मान लिया, आपको इसको लेमडा को मिला के कोई भी एक स्केलर क्वांटिटी आप इसको मान सकते हैं, क्योंकि ये लेंथ ऑफ द आर्क होती है, लेंथ ऑफ द आर्क का आपने डेरिवेटिव निकाल रहा है, तो r प्लस में आपका मान लिया इसका म्यू हो गया, तो ये r डैश हो गया। तो अब यहाँ पर स्टूडेंट आपने ये देखना है कि भाई कोई भी अगर आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन अगर आपने निकालनी है, वो निकालनी है r प्लस में म्यू आर डैश या लेमडा आर डैश, आप इसको कुछ भी ले सकते हैं, r इक्वल टू r प्लस में लेमडा r डॉट। तो ये चीज आपने, r डॉट का मतलब है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, और r डैश का मतलब है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s। तो ये चीज का आपने स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान देना है। उसके बाद स्टूडेंट अभी मैंने ये आपको कराया था कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट लाइन। ये कार्टेशियन फॉर्म मैं एक बार फिर दोबारा फिर आपको बता देता हूँ, क्योंकि इसी फिगर में बता देता हूँ। मान लिया ये r है, r के जो कोऑर्डिनेट है वो आपके कोऑर्डिनेट है आपके x और y और z, ठीक है स्टूडेंट, और r के जो कोऑर्डिनेट है r के कोऑर्डिनेट है x y एंड z, और r डैश के कोऑर्डिनेट है आपके x डैश y डैश एंड z डैश। तो ये ले लिया स्टूडेंट। अब आपको पता है कि भाई आपको पता है r इक्वल टू क्या होता है, r प्लस में लेमडा और r डैश, ये होता है इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट लाइन, ये होता है इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट लाइन। जब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन ये होगी तो क्या हो जाएगा, x i प्लस में y j प्लस में z k इज इक्वल टू x i प्लस में y j प्लस में z k, और प्लस में स्टूडेंट लेमडा x डैश i प्लस में y डैश j प्लस में z डैश k। ठीक है, अब इसमें कंपैरिजन कर दो i का, तो x किसके बराबर हो जाएगा, वही बात जो x डॉट प्लस में लेमडा x डैश और y इक्वल टू y डॉट प्लस में लेमडा y डैश और z इक्वल टू z डॉट प्लस में लेमडा z डैश। तो ये होगा स्टूडेंट। अब लेमडा की वैल्यू निकाल दो सभी जगह से, तो क्या हो जाएगा, x माइनस में x डॉट डिवाइड बाई x डैश इक्वल टू y माइनस में y डॉट डिवाइड बाई y डैश प्लस में z माइनस में z डॉट और डिवाइड बाई z डैश। तो ये आ गया स्टूडेंट यहाँ पर आपका। अब इसके अंदर स्टूडेंट जो x डैश y डैश और z डैश है, आपको पता है इसके कार्टेशियन, ये जो इक्वेशन है, दिस इज इक्वेशन ऑफ इक्वेशन इन द कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है स्टूडेंट। और इसकी जगह स्टूडेंट यहाँ पर जो ये चीज है ना, आपने कई जगह देखा भी होगा, x डैश इज इक्वल टू आपका किसके बराबर, x डॉट के बराबर भी आ जाता है। तो आपने फिर इसकी जगह आप x डॉट y डॉट और z डॉट भी लिख सकते हैं। तो ये था आपका इसका इक्वेशंस आपने फाइंड आउट करनी। अब उसके बाद एक और छोटा सा पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ स्टूडेंट, टू फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए टेंजेंट लाइन टू द कर्व ऑफ इंटरसेक्शन, टू द कर्व
और इंटरसेक्शन, दो आपके ये दे रखे हैं F1 x y z एंड F2 x y एंड z इक्वल टू 0 एंड ये भी इक्वल टू 0। स्टूडेंट अब देखो इक्वेशन ऑफ द कर्व ऑफ इंटरसेक्शन जो आपकी दे रखी है, आप फाइंड आउट करना चाहेंगे इक्वेशन ऑफ कर्व ऑफ इंटरसेक्शन। अब इन दोनों से हमें क्या मिल सकता है स्टूडेंट, यहाँ पर देखो हमें मिल सकता है, अगर आप इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन का यूज कर सकते हैं, करली f1 बाई करली x dx बाई ds प्लस में करली f1 बाई करली y dy बाई ds प्लस में करली f1 बाई करली z इंटू में dz बाई ds। आपने स्टूडेंट इसका सिर्फ रिजल्ट का ध्यान देना है और अपने इसमें ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर करली f2 बाई करली x, तो यहाँ पर भी हो जाएगा dx बाई ds प्लस में करली f2 बाई करली y इंटू में dy बाई ds, मतलब ये तो इससे निकल गया और ये अपना इससे निकल गया, प्लस में करली f2 बाई करली z इंटू में dz बाई ds इक्वल टू ये भी 0 और इक्वल टू ये भी 0। तो स्टूडेंट अब यहाँ पर अब क्या करेंगे, हम निकाल देंगे dx बाई ds, dy बाई ds और dz बाई ds। तो स्टूडेंट dx बाई ds अब आपको पता है ये किसके बराबर होता है, x डैश के बराबर होता है, ये किसके बराबर होता है, y डैश के बराबर, ये किसके बराबर होता है, z डैश के बराबर होता है। और इसी प्रकार हम स्टूडेंट इसको ये डायरेक्शन कोसाइन भी निकल रहे हैं यहाँ पर, डायरेक्शन रेशियो भी निकल रहे हैं। अब मैं इसी प्रकार आप अगर विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर अगर t इसको डिफरेंशिएट करते हैं ना, dx बाई dt, dy बाई dt, dz बाई dt, तो आप dx बाई dt भी निकाल सकते हैं, dy बाई dt, dz बाई। अब यहाँ पर देखो इसका नीचे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, जब हम इसके नीचे देखते हैं तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो अब आपको ये क्लियर हो गया, करली f1 बाई करली y इंटू में करली f2 बाई करली z और माइनस में करली f1 बाई करली z इंटू में करली f2 करली y। ठीक है स्टूडेंट, और इसके बराबर यहाँ पर अब इसके नीचे आएगा, यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट कर। अब इसकी बात करते हैं, इसकी बात जब करेंगे स्टूडेंट, जब इसको दबाएंगे तो पहले ये और ये आएगा, तो करली f1 करली z करली f2 करली x माइनस में करली f1 करली x इंटू में करली f2 करली z। उसके बाद चलो इसको थोड़ा सा इधर कर लो, dz बाई ds इजिकल टू z डैश, तो इजिकल टू जब इसको कर लो, अब ये करोगे तो यहाँ से आ जाएगा करली f1 बाई करली x इंटू में ये करली f2 बाई करली y और माइनस में करली f1 बाई करली y इंटू करली f2 बाई करली x। तो स्टूडेंट ये है आपका इक्वेशन जो कि आपको टेंजेंट, ये आपको क्या देती है, ये देती है विच कैन गेट द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द टेंजेंट लाइन। इससे हम डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द टेंजेंट लाइन भी ज्ञात कर सकते हैं। अगर हम इसको विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर t करते हैं, अगर विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर t करते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x डॉट y डॉट z डॉट, और इससे हम क्या निकाल सकते हैं, हम डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हैं। अब ये क्या निकला, डायरेक्शन कोसाइन, क्योंकि यहाँ पर x डैश y डैश z डैश से अगर हम x डॉट से करते हैं तो फिर आपका क्या निकल जाएगा, डायरेक्शन रेशियो निकल जाएगा। ये चीज का ध्यान देना है। एक स्टूडेंट है आपका इनफ्लेक्शनल टेंजेंट, ये तो एक डेफिनेशन है, इनफ्लेक्शनल टेंजेंट। स्टूडेंट ये एक ऐसा टेंजेंट है, अगर कोई पॉइंट P जो है E पे पॉइंट P आर ऑन द कर्व R डबल डैश इक्वल टू 0, देन द टेंजेंट लाइन एट P इक्वल, अगर मान ले आपने निकाला ना जिस तरह, उसका एक डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x किया आपने और फिर दो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू किया, तो इसका मतलब वो सेकंड डेरिवेटिव जब भी आप करो तो उसका वो क्या हो जाए, आप किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे वो अगर 0 हो जाता है तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो भी टेंजेंट लाइन होगी उसको आप ये बोलते हैं कि ये आपके इनफ्लेक्शनल लाइन है, वो पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शनल, और जिस पॉइंट पे वो बनी वो इनफ्लेक्शनल पॉइंट हो जाएगा। तो मतलब इफ ए point PR on the curve R double dash is equal to 0, if a point PR on the curve R double dash is equal to 0, then the tangent line at P is called inflectional
एंड पॉइंट को भी बोलते हैं एंड पॉइंट, P इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्सियल पॉइंट। ठीक है स्टूडेंट, ये था आपका इस चैप्टर के बारे में। तो अब हम यहाँ पर स्टूडेंट एक क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन में हम सबसे पहले एक क्वेश्चन एग्जाम्पल में से ही ले लेते हैं ताकि आपको ये समझ में भी आ जाएगा। एक क्वेश्चन हम एग्जाम्पल के 2 क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लिया सबसे पहले यही आपके पास एग्जाम्पल दे रखा है स्टूडेंट, इधर कर लेते हैं। ये दे रखा है फाइंड द यूनिट टेंजेंट वेक्टर, फाइंड द यूनिट टेंजेंट वेक्टर T and the direction cosine of tangent at any point of circular helix। सर्कुलर हेलिक्स की इक्वेशन स्टूडेंट आपको पता ही है, कल आपने किया था। वो होता है x इक्वल टू a cos t, y इक्वल टू a sin t और z इक्वल टू क्या था bt। तो ये दे भी रखा आपने, अगर नहीं भी दे रखा स्टूडेंट ये आप अपने आप मान सकते हैं। तो इक्वेशन अब आपने सबसे पहले इसकी इक्वेशन बनानी है, आपने एक पोजीशन वेक्टर बनाना है r। तो पोजीशन वेक्टर r क्या होगा स्टूडेंट, ये आपके पास हो जाएगा a cos t i प्लस में a sin t j और प्लस में bt k। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, हम निकालेंगे dr बाई dt या r डॉट। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा माइनस a sin t i प्लस a cos t j और प्लस में b k। तो यहाँ पर स्टूडेंट देखो पूछ क्या रखा है, फाइंड द यूनिट टेंजेंट वेक्टर, यूनिट टेंजेंट वेक्टर t। तो यूनिट टेंजेंट वेक्टर t आप कैसे निकालते हैं स्टूडेंट, यूनिट टेंजेंट वेक्टर, यूनिट टेंजेंट वेक्टर तो आपको पता है क्या निकालते हैं, dr बाई ds होता है। और dr बाई ds को आप कैसे निकालते हैं स्टूडेंट, ये आपको पता ही है, dr बाई dt और डिवाइड बाई एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ dr बाई dt। तो ये मैंने कल भी बताया था, मेरे ख्याल में आपको पता अब लग ही गया होगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट dr बाई dt आपके पास क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है माइनस a sin t i प्लस a cos t j प्लस में b k और डिवाइड बाई dr बाई dt की एब्सोल्यूट वैल्यू स्टूडेंट। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या होगा स्टूडेंट, इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर, इन तीनों का स्क्वायर नीचे आ जाएगा और उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, तो a स्क्वायर साइन का स्क्वायर t प्लस में a स्क्वायर कोस का स्क्वायर t और प्लस में क्या हो जाएगा स्टूडेंट b का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कि a sin t माइनस में ले लो a sin t, ये यहाँ से a स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से b स्क्वायर हो जाएगा। तो इंडिविजुअल के नीचे मैं डायरेक्ट ही कर देता हूँ a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में a cos t, यहाँ पर i हो जाएगा a cos t j कैप डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर स्क्वायर रूट और प्लस में स्टूडेंट b डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो ये हो गया। अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट, ये आई जे आपने क्या निकाला है, यहाँ पर आपने निकाला डॉट। अब इसमें ये क्या है, ये है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ टेंजेंट लाइन एट एनी पॉइंट। वो क्या क्या हो गया आपके, माइनस a sin t और डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर और ये हो जाएगा a cos t डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर और एक हो जाएगा b डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर स्क्वायर रूट। ये हो गए स्टूडेंट आपके, जो ये क्या है आपके डायरेक्शन कोसाइन। तो यहाँ पर अब आप यही चीज इसने पूछ रखी थी स्टूडेंट, ये चीज आपने ध्यान रखना है। अगर आपने यूनिट टेंजेंट वेक्टर निकालना है तो सबसे पहले आपने dr बाई dt डिवाइड बाई dr बाई dt की मोड वैल्यू निकालनी है और उसके बाद ये निकालने के बाद जो भी i j k के कोफिशिएंट आते हैं स्टूडेंट, जो भी i j के कोफिशिएंट होते हैं, वो जो कोफिशिएंट होते हैं वो आपके क्या होंगे, डायरेक्शन रेशियो ऑफ द टेंजेंट लाइन होंगे। तो ये चीज़ का आपने ध्यान देना है। ये एक्सरसाइज में भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे और यहाँ भी ये क्वेश्चन था आपने। तो मैं आपको स्टूडेंट एक क्वेश्चन और कराता हूँ, इसमें जो ये एग्जाम्पल 3 है एक्चुअली। चलो नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही काफ़ी। एक्सरसाइज भी कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ये एग्जाम्पल 3 भी मैं कराऊंगा।
तो ये चीज़ का आपने ध्यान देना। हाँ स्टूडेंट, इससे पहले मैं कल का जो एक्सरसाइज 1 का जो 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ आपको, क्योंकि किसी बच्चे ने, मुझे लगता है कि उसमें कोई डाउट फील हुआ है, तो मैं उसमें थोड़ा सा आपको बता देता हूँ इसके बारे में। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा मेरे ख्याल में डिफ़िकल्टी भी कर सकता है, प्रॉब्लम कर सकता है, मैं वो बताता हूँ आपको। इसमें स्टूडेंट आपके पास क्या है, ये जो क्वेश्चन दे रखा है ना, इस क्वेश्चन में आपने एक एक्स का स्क्वायर माइनस में वाई का स्क्वायर, देखो और क्वेश्चन पढ़ के सुनाता हूँ सबसे पहले तो आपको। ये है क्वेश्चन नंबर 8। तो इसमें देखा फाइंड द लेंथ ऑफ द कर्व गिवन बाय द इंटरसेक्शन ऑफ द सरफेस एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर। यहीं पर बता देता हूँ स्टूडेंट, 8.1 और क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है स्टूडेंट, 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखो, इसमें दे रखा है इंटरसेक्शन ऑफ द सरफेस एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 और एक्स इक्वल टू कोस हाइपरबोलिक जेड। आपने ऐसा वो निकालना स्टूडेंट, ऐसा सरफेस निकालना है जो कि इन दोनों से बनी है। एक तो बात आपने ये ध्यान देनी है, ठीक है जी। आपने ऐसा खुद फाइंड आउट करना है, लेंथ ऑफ द कर्व तो फाइंड आउट करनी है, और जो लेकिन ऐसे सरफेस की फाइंड आउट करनी है जो इन दोनों को इंटरसेक्ट करने के बाद वो बनी। अब देखो यहाँ पर एक ये दे रखा है, ये दे रखा है। यहाँ सबसे पहले मान लेते हैं, हम मान लेते हैं लेट z इक्वल टू टी। तो x क्या होगा स्टूडेंट, कोस हाइपरबोलिक टी। ठीक है जी। अब इसमें दो तरीके हैं, या तो ऑटोमेटिक ही मान लो आप, जब ये x कोस हाइपरबोलिक टी हो गया तो आपका x y क्या होगा, वो होगा साइन हाइपरबोलिक टी। अगर नहीं करना है तो करके भी देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर मान लें इसको इसमें रख देता हूँ मैं, x की वैल्यू, यहाँ से y की वैल्यू निकालें, ये हो जाएगा कोस हाइपरबोलिक टी का स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर और इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट, 1 हो गया। ठीक है। अगर अब यहाँ पर इसमें देखो स्टूडेंट, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस में कोस हाइपरबोलिक का स्क्वायर टी। ठीक है। अब यहाँ पर जो कोस हाइपरबोलिक का स्क्वायर टी, ये क्या होता है, ये होता है स्टूडेंट साइन हाइपरबोलिक का स्क्वायर टी। ये हाइपरबोलिक में माइनस नहीं होता, यहाँ पर ये साइन होता है। तो इसका मतलब y क्या हो गया, y हो गया साइन हाइपरबोलिक टी। तो x की वैल्यू कोस हाइपरबोलिक टी होगा, y होगा साइन हाइपरबोलिक टी होगा, और z इक्वल टू क्या होगा, t हो गया। और यही आपकी पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द कर्व होती है। ये दे भी रखी है क्वेश्चन में, लेकिन फिर भी अब अगर आप ये समझो कि वो कैसे आया, तो आप वो इस तरह आया, क्योंकि z की जगह हम सबसे पहले क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं। उसके बाद x की वैल्यू कोस हाइपरबोलिक टी होगा, फिर ये वैल्यू आप इसमें रख दोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी साइन हाइपरबोलिक टी। लेकिन आपने इतना करने की जरूरत नहीं है, ये तो जस्ट मैंने समझाया आपको। आपने सीधा मान लेना है कि x इक्वल टू कोस हाइपरबोलिक, लेट द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द कर्व इज x इक्वल टू कोस हाइपरबोलिक टी और y इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक टी और z इक्वल टू टी। ये करके आप उसमें r वेक्टर निकाल दो, उसके बाद r डॉट निकाल दो, r डॉट निकालने के बाद फिर आप उसमें लेंथ ऑफ द कर्व निकाल दो। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो ये 8.1 एक्सरसाइज आई होप आपकी होगी। तो हम अभी ये आप पूरी कर लेना, कल हम 8.2 एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू वेरी मच।